हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 17 सर्कल एक्सरसाइज 17B के क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, थ्योरम हमने कंप्लीट कर ली है। तो बिना थ्योरम के क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, पहले थ्योरम देख लेना देन क्वेश्चंस को स्टार्ट करना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि द पैरेललोग्राम इंस्क्राइब द सर्कल, सर्कल के अंदर ये पैरेललोग्राम है इज अ रेक्टेंगल। इसको प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, रेक्टेंगल में जो ऑल एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। तो किसी भी एक एंगल को अगर आप 90 डिग्री प्रूव कर लेते हैं तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर ए एंगल 90 आ जाता है तो सी भी 90 आ जाएगा। साथ ही देखो पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती हैं। तो इसमें जो ये ट्रांसवर्सल लाइन है इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 90 प्लस इसको ये अननोन एंगल है इज इक्वल टू 180। आप इन दोनों को भी ऐड कर सकते हैं को इंटीरियर प्रॉपर्टी से, तो ये वाला एंगल भी निकल जाएगा। अगर ये निकल गया तो ये अपोजिट एंगल्स भी निकल जाएंगे हमारे। तो किसी एक एंगल को अगर आप प्रूव कर लेते हैं तो ये रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे ABCD यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में, ये क्या है, हमारा पैरेललोग्राम है। साथ ही ABCD हमारा क्वाड्रिक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है, क्योंकि सारे वर्टिसेस जो है सर्कल पे टच कर रहे हैं। तो हम लिख लेते हैं ऑल्सो ABCD is cyclic quadrilateral, cyclic quadrilateral। तो अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो हम बोल सकते हैं एंगल A और एंगल C का सम क्या हो जाएगा, 180 के इक्वल। एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें जो सम ऑफ अपोजिट एंगल, सम ऑफ अपोजिट एंगल इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री। ओके, ये सप्लीमेंट्री हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। साथ ही क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो एंगल A इक्वल हो जाएगा एंगल C के, तो एंगल A इक्वल है एंगल C के। इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल भी इक्वल हो गए। अब दोनों इक्वेशन को रिलेट करते हैं। देखो फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई। अगर मैं C की जगह A डाल दूं तो देखो पूरी इक्वेशन बन जाएगी, एंगल A प्लस C की जगह डाल रहे हैं हम एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा ट्वाइस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 2। तो एंगल A की वैल्यू आ जाती है 90 डिग्री। अगर एंगल A 90 डिग्री है तो एंगल A इक्वल हो जाएगा एंगल C के, दोनों ही 90 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, आपने एक एंगल प्रूव कर दिया है तो बस ये हो जाएगा हमारा रेक्टेंगल। प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, इफ वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 90 देन पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल। आप चाहो तो सारे एंगल्स प्रूव कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो A इक्वल हो जाएगा C के, दोनों एंगल प्रूफ हो गए हैं। क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स जो हैं ये वाली पैरेलल हैं, तो आप इन दोनों का सम कर लो, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, C आपको पता ही है, B को फाइंड करना है, C 90 है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल B आ जाएगा आपका 90 और एंगल B इक्वल है एंगल D के। पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो सारे एंगल्स 90 प्रूफ हो गए, तो ये रेक्टेंगल हो गया। सेम क्वेश्चन दिया है 8, इसी का सेकंड पार्ट, 8 नहीं है सेकंड पार्ट है। कह रहा है इस बार कि रोम्बस इंस्क्राइब्ड सर्कल के अंदर, सर्कल के अंदर रोम्बस है। सर्कल के अंदर, पहले सर्कल बना लेते हैं। सर्कल के अंदर इस बार रोम्बस है, ABCD सेम है। कह रहा है इसको स्क्वायर प्रूफ करो। स्क्वायर प्रूव करना है। अगर एक 90 प्रूफ हो जाएगा तो ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि रोम्बस में ऑपोजिट एंगल्स भी तो इक्वल होते हैं ना, तो ये दोनों इक्वल प्रूफ कर सकते हो। तो अगर आपने इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर दिया देन इसको B को प्रूफ कर लो। ठीक है, तो लिखते हैं हम, सेम लिखना है, ABCD इज रोम्बस, रोम्बस भी है। साथ ही ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं एंगल A प्लस एंगल C का सम हो जाएगा 180 डिग्री के। थ्योरम कौन सी लगाएंगे, ऑपोजिट एंगल्स इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री। ऑपोजिट एंगल इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री। साथ ही एंगल A और एंगल C, अब एंगल A इक्वल है एंगल C के, एंगल A इक्वल है एंगल C के, लिखेंगे इन रोम्बस ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये हमने रख लिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, C की जगह A रख लेते हैं, एंगल A प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा ट्वाइस एंगल A इज इक्वल टू 180। तो एंगल A की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 90 डिग्री। तो अगर एंगल A 90 हो गया तो एंगल C भी 90 हो जाएगा। ठीक है, साथ ही अगर आपको एंगल B निकालना है तो सेम प्रॉपर्टी रख लेना, B प्लस C इज इक्वल टू 180। तो अगर आपने एक एंगल भी प्रूव कर दिया तो ये हमारा स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं, सेम वही लिखेंगे, इफ वन एंगल of
rhombus is 90, then rhombus is square। क्वेश्चन नंबर 8 में फिगर गिवन है, साथ ही ये कह रहा है जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है। ए बी और ए सी एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये है ए बी और सी, ए बी ए सी के इक्वल है, तो एंगल बी एंगल सी के भी इक्वल हो जाएगा। एंगल बी इक्वल एंगल सी के, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, अगर उनकी दो साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल, देखो आपको ना इसमें आइसोसेलेस ट्रेपेजियम प्रूव करना है। किसको? डी ई सी बी को लिख लेते हैं पहले। जो डी ई सी बी है इसको आपको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम प्रूव करना है। अब आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता क्या है? ये है हमारा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, जिसमें डी ई सी बी, जिसमें ये दो नॉन पैरेलल साइड्स है, इन दोनों को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। साथ ही डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के, डी ई पैरेलल है बी सी के। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम उसको कहते हैं जिसमें टू ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है और जो दो नॉन पैरेलल साइड होती है वो एक दूसरे के इक्वल होती है। तो अगर आप इन दोनों को प्रूव कर लेते हैं तो ये बन जाएगा हमारा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ओके, तो क्या करेंगे सबसे पहले, देखो आते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी में जो हमें गिवन है। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल है ए सी के, सो एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल सी के। फर्स्ट इक्वेशन। प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे इसमें? प्रॉपर्टी थ्योरम लगा लो। थ्योरम है हमारी, इफ टू साइड्स of triangle are equal, the angle opposite to them are also equal, अगर टू ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, एंगल बी और सी को इक्वल प्रूव कर दिया है। अब आते हैं हम इस सर्कल के अंदर बनने वाला साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कैसे है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? देखो ये है, ये चारों वर्टिसेस टच हैं, डी ई बी और सी, और मैं इन एंगल को ना नेमिंग कर रही हूँ 1, इसको नेम कर रही हूँ 2। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमने एक प्रॉपर्टी थ्योरम और पढ़ी थी कि ये हो जाता है एक्सटीरियर एंगल। ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है उसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के। ठीक है, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? इसके इक्वल हो जाएगा। साथ ही अगर मैं यहाँ पे एक्सटीरियर बनाऊँ तो ये भी एक्सटीरियर है, ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा उसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के, ना इसके ना इसके ना इसके, ये सामने वाले के, यानी कि ऑपोजिट एंगल के इक्वल होता है। वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। आते हैं एंगल बी में। एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा? ये है हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। लिख लेते हैं, डी ई सी बी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो देखो एंगल बी इक्वल हो जाएगा उसके ऑपोजिट एंगल के, ऑपोजिट एंगल, यानी एंगल 2 एक्सटीरियर हो जाएगा और एंगल 2 इक्वल हो जाएगा उसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के। तो मैं लिख लेती हूँ एंगल 2 इक्वल है एंगल बी के। ठीक है, साथ ही देखो एंगल सी किसके इक्वल है? ये एक्सटीरियर हो जाएगा इसके लिए, ये इसके लिए एक्सटीरियर है एंगल 1, तो एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल सी के लिए। प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे? कौन सा थ्योरम यूज़ करेंगे? देखो थ्योरम में हमने पढ़ा था कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इक्वल होता है इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के। तो लिख लेती हूँ, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। जो इंटीरियर होगा यानी अंदर होगा वो भी उसके ऑपोजिट होगा, उसके इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट देख ली, इक्वेशन 2 बना ली, तीसरी भी बना ली। ये तीनों एक दूसरे से क्या रिलेट कर रही होगी? देखो एंगल बी इज इक्वल टू है एंगल सी के। हाँ, एंगल बी इक्वल है एंगल सी के। क्या मैं एंगल बी की जगह 2 नहीं लिख सकती हूँ? तो एंगल बी की जगह लिख लेती हूँ 2। एंगल बी इक्वल है सी के, इक्वेशन फर्स्ट लिखी हमने, तो एंगल बी की जगह लिख रही हूँ मैं 2 और एंगल सी की जगह लिख रही हूँ 1। एंगल 2 हो चुका है एंगल 1 के इक्वल। अब देखते हैं एंगल 2 है का। एंगल 2 ये है, एंगल 1 ये है। यहाँ पे बना लेती हूँ, ये है ए, यहाँ पे बना लेती हूँ ए डी, और ये मैंने ये ऊपर वाला बनाया है। ठीक है, इस वाले को ए डी ई। एंगल ये 1 था, ये 2 था, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल प्रूफ हो चुके हैं। अगर दो एंगल एक दूसरे के ऑपोजिट एंगल इक्वल हो जाते हैं तो उनकी ऑपोजिट साइड्स भी क्या हो जाती है? इक्वल प्रूफ हो जाती है। तो थ्योरम क्या लगाएंगे? देखो एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल हो गया है, सो ए डी इक्वल हो जाएगा ए ई के। क्यों? इफ़, यहाँ पे सेम वही लिखेंगे, साइड की जगह एंगल लिख लेंगे। इफ़ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन द ऑपोजिट, देन द साइड्स, एंगल की जगह रखाएंगे साइड्स, ऑपोजिट, साइड ऑपोजिट टू देम आर ऑल्सो इक्वल। यानी अगर दो एंगल्स एक दूसरे के इक्वल प्रूफ हो जाते हैं तो उनकी ऑपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएगी? इक्वल प्रूफ हो जाएगी। तो हमने ये प्रूव कर लिया है। अब देखो हमें क्या क्या पता है। ए बी इक्वल है ए सी के,
AD इक्वल है AE के। बड़े वाले में अगर हम देखें AB में, अगर AB में से मैंने AD को सब्ट्रैक्ट कर लिया और AC में से मैंने AE को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो बचेगा क्या, DB और EC। तो मैं लिखूंगी, फर्स्ट इक्वेशन लिख लेती हूँ पहले मैं, AB इज इक्वल टू AC। सेकेंड हमने बनाई थी AD इक्वल है AE के, ठीक है। इसको इक्वेशन नाम दे देते हैं, हमने फर्स्ट दे रखी है, थर्ड सेकंड थर्ड दे रखी है, इसको फोर्थ लिख लेते हैं, इसको फिफ्थ लिख लेते हैं। अब सब्ट्रैक्ट किसको किससे किया जाए, सबसे बड़ा कौन है, देखो आप फिगर में देखोगे तो AB साइड बड़ी है और AD छोटी है, तो मुझे हटाना किसको, AD को हटाना है, किस में से, AB में से। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम 4। फ्रॉम 4 का मतलब है 4 पहले उतारेंगे हम, 4 को पहले नोट डाउन करेंगे। तो AB लिख लेते हैं, AB में से मैं AD हटा दूंगी और AC में से AE हटा दूंगी, यानी बड़ी साइड AB थी उसमें से मैंने AD को हटा दिया। अगर मैं AB में से AD को हटा दूँ तो क्या बचेगा, DB इक्वल AC में से अगर AE को हटा दूँ तो क्या बचेगा, EC। तो हम आते क्वेश्चन में, क्या प्रूफ करना था, DB इज इक्वल टू EC, DB इज इक्वल टू EC। तो ये तो प्रूफ हो गया फर्स्ट। अब हमको पैरेलल प्रूफ करना है। तो देखो पैरेलल प्रूफ करने के लिए हमने कल भी एक क्वेश्चन पढ़ा था जहाँ पे हमने देखा था कि अगर कोई दो साइड आपको पैरेलल दे दी जाए तो पैरेलल होने के बाद ही आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज लगाते हैं, जैसे इन दोनों का सम 180 के इक्वल हो जाता है। कौन सी प्रॉपर्टी हो जाती है, को इंटीरियर, या दो साइड्स पैरेलल है तो इसमें ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाता है। कौन सी प्रॉपर्टी हो जाती है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, बहुत सारे, ये एंगल इसके इक्वल हो जाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये प्रॉपर्टी कब लग रही है, जब आप दो साइड्स पैरेलल गिवन होती है। इस बार हमें पैरेलल गिवन नहीं है, हमें पैरेलल प्रूफ करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, देन पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या क्या था, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी एंगल 1 इक्वल है एंगल सी के, ये इक्वेशन थी हमारी इक्वेशन 3। साथ ही एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये इक्वेशन थी हमारी फर्स्ट, ठीक है। अब देखो ये C इसके इक्वल है, ये C इसके इक्वल है, तो दोनों को, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल B के। अब आते हैं एंगल 1 है कहाँ पे, देखो एंगल 1 ये है और एंगल B कहाँ पे, एंगल B ये रहा। अगर हमें क्या करना है, इस DE को इस BC के पैरेलल प्रूफ करना है। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा प्रूफ। कौन सी प्रॉपर्टी, कॉरेस्पॉन्डिंग। तो मैं लिख लेती हूँ एंगल 1 एंगल B के इक्वल हो गया है प्रूफ। तो क्या लिखेंगे, बट दीज एंगल्स आर, प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, बिना प्रॉपर्टी के आप प्रूफ नहीं कर सकते। दीज एंगल्स आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये हमने क्या प्रूफ किया है कि ये दोनों जो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये वाला इसके इक्वल प्रूफ कर दिया, 1 और B एक दूसरे के इक्वल। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग है। कॉरेस्पॉन्डिंग कब होते हैं, जब दो साइड्स पैरेलल होती है। तो हमने कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी लगा ली। अब हम लिख सकते हैं, सो एंगल DE पैरेलल हो जाएगा BC के। बस इसका ऑपोजिट क्या है, अगर दो साइड पैरेलल है तो हम प्रॉपर्टी लगाते थे, अभी हमने क्या किया, पहले प्रॉपर्टी लगाई है देन पैरेलल प्रूफ किया है, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में फिगर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि आपको रिलेशनशिप फाइंड करना है बिटवीन A एंड B के बीच में। हमने क्या क्या थ्योरम्स पढ़ी थी, एक सर्कल मैंने यहाँ पे बना रखा है, सर्कल है जहाँ पे कॉर्ड के एंड पॉइंट है, यहाँ पे बना लेती हूँ सर्कल जहाँ पे या तो आर्क हो या कॉर्ड के एंड पॉइंट हो, इनमें से निकलने वाला जो एंगल है, बनने वाला एंगल सेंटर में जो बनता है वो डबल होता है किसके, जो रिमेनिंग सर्कमफेरेंस बची है ना, इसमें बनने वाले एंगल के। यानी ये एंगल डबल है इसका, अगर ये माना 40 है तो ये 20 हो जाएगा, ये कह रही है थ्योरम। लेकिन साथ ही एक एंगल, हम सिर्फ इस एंगल को देख रहे हैं नीचे, इसके पीछे भी तो एक एंगल बन रहा है, तो ये इस एंगल को बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि ये 180 से बड़ा है। ये रिफ्लेक्स एंगल किसके इक्वल होगा, देखो ये बन कहाँ रहा है, ऊपर वाले की तरफ बन रहा है, तो जो बची कौन सी, ये सरफेस बची, ये रिमेनिंग सर्कमफेरेंस बची है, तो इसमें जो बनने वाला एंगल होगा ये वाला एंगल, सेंटर वाला ही हमेशा डबल होता है, तो ये वाला एंगल ट्वाइस होगा किसके, इसके। फिर से बना लेती हूँ, सेंटर से निकलने, ये सेंटर में बनने वाला एंगल, इसको छोड़ करके जो बाकी का पीछे बच रहा है ना, ये रिफ्लेक्स एंगल है, तो ये तो बन रहा है इस सर्कमफेरेंस के अंदर, तो इस ये एंगल ट्वाइस होगा किसके, जो अदर रिमेनिंग सर्कमफेरेंस बची हुई है उसमें बनने वाले एंगल के। तो ये एंगल डबल है, माना ये एंगल 40 है तो ये एंगल हो जाएगा हमारा कितना, 20। कहने का मतलब यही है। तो सेंटर में बनने वाला एंगल हमेशा डबल होगा, चाहे वो एक्यूट या ऑब्टूज एंगल हो, चाहे वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल ही क्यों ना हो। तो यही थ्योरम मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। कैसे, देखो ये वाला एंगल बन जाएगा रिफ्लेक्स एंगल और इसका रिलेशन है इन दोनों का, इसीलिए मैं इसको लिखूँगी। तो पहले रिफ्लेक्स लिख लेते हैं, रिफ्लेक्स एंगल AOC प्लस
AOC जो नॉर्मल एक्यूट या ऑब्ट्यूज एंगल होगा, एंगल AOC इक्वल होगा किसके 360। क्यों? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। फाइंड कैसे करूंगी रिफ्लेक्स एंगल को? देखो AOC तो मुझे पता है A है, तो रिफ्लेक्स AOC प्लस AOC की जगह लिख लूंगी जो नीचे वाला AOC A इज इक्वल टू 360। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा रिफ्लेक्स एंगल AOC इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस A। ये तो मिल गया रिफ्लेक्स एंगल AOC। अब यूज़ करते हैं थ्योरम। एंगल रिफ्लेक्स एंगल AOC इक्वल होगा, ये रिफ्लेक्स एंगल जो AOC है ये डबल हो जाएगा किसके? ABC, यहाँ पे B है कैपिटल, ओके, एंगल ABC के। ठीक है, अब रिफ्लेक्स एंगल AOC कितना है? 360 डिग्री माइनस A। 2 की जगह 2 लिखेंगे। ABC हमें स्मॉल b दिया है, यहाँ पे रख लेते हैं, तो ये आ गया हमारा आंसर। चाहे आप इसको ऐसे लिख लो 360 इज इक्वल टू 2b माइनस A इधर भेज दो प्लस A। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट होता है हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड में क्या कह रहा है। सेकंड में थ्योरम आएगी तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। हमने इस बार रिफ्लेक्स वाला यूज़ किया है। अगर रिफ्लेक्स एंगल ऊपर बन रहा है तो उसका ऑपोजिट सर्कमफेरेंस ये वाली है, नीचे वाली, तो यहाँ पे एंगल बनना चाहिए, तो इन दोनों का रिलेशन होगा कि ये डबल हो जाएगा इस एंगल के। ओके, सेकेंड है हमारा, कह रहा है फाइंड द एंगल AOB, एंगल OAB फाइंड करना है। इफ OABC इज पैरेललोग्राम, पहले देखते हैं ये है कहाँ पे OABC पैरेललोग्राम है। आपको एंगल OOAB ये वाला एंगल फाइंड करना है। कैसे फाइंड कर सकते हैं हम इसको? तो ये फिगर बना लीजिए मैं नीचे पहले, तो ये है ऐसे, ये O है, ये C है, ये A है, इसको दिया है A, ये दिया है B, और देखो पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल A इक्वल हो जाएगा एंगल C के, एंगल O इक्वल हो जाएगा एंगल कैपिटल B के। ठीक है, एंगल B के, क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तो इक्वल हो गए। अब हम क्या कर सकते हैं? चारों एंगल्स को रख लेते हैं। देखो A और C को हम लेट कर लेते हैं X, इसको X लेट कर लेते हैं, इसको X लेट कर लेते हैं। ओके, तो रखते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 डिग्री। जहाँ पे A और C तो X है, इसको X ले लेते हैं, इसको X ले लेते हैं। बात करते कैपिटल B की, ये स्मॉल b है, ये स्मॉल b है। एंगल O कितना है? A है। मैं क्या करती हूँ, इस वाले जो हमने पहले वाले में इक्वेशन फाइंड की थी ना, इसी में से एंगल या तो A को फाइंड कर लेते हैं या तो B को फाइंड कर लेते हैं। अगर मैं B को फाइंड करूँगी तो क्या वैल्यू हमें मिलेगी? तो देखो, अगर मुझे यहाँ से B की वैल्यू फाइंड करनी है या A की फाइंड कर लो, कुछ भी कर सकते हो आप, A या B की, क्योंकि मुझे इन दोनों में से किसी में रखनी है। ऑपोजिट एंगल्स तो इक्वल ही हैं। अब देखो यहाँ पे B और A ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल है। देखो एंगल O एंगल B के इक्वल है, तो मैं बोल सकती हूँ जो A है वो B के इक्वल आ जाएगा, A B के इक्वल हो जाएगा। अगर A B के इक्वल है तो मैं यहाँ से A की वैल्यू निकाल सकती हूँ ना, तो इसको इधर भेज देते हैं। तो A की वैल्यू अगर मैं निकालूंगी, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखती हूँ पुट इक्वेशन फर्स्ट इनटू। ठीक है, मैंने क्या किया, एंगल O इक्वल है एंगल B के, तो एंगल O कितना दिया है? स्मॉल a। एंगल B कितना दिया है? स्मॉल b। ये यहाँ पे रख लेती हूँ मैं। देखो एंगल O इक्वल है एंगल B के, तो एंगल O कितना है? स्मॉल a है। एंगल B कितना है? एंगल B है हमारे पास स्मॉल b। अभी हमने फाइंड किया था 360 इज इक्वल टू 2b प्लस a। यहाँ से मैं a की वैल्यू निकालूँ तो ये इस तरफ चला जाएगा, 360 माइनस का 2b इज इक्वल टू a। ये आ गई है a की वैल्यू। तो हम करेंगे, इस इक्वेशन का नाम दे देते हैं, चलो कुछ नहीं रखते, सिंपल इसको 1 दे देते हैं। तो हम लिखेंगे, ये 2 दे देते हैं। पुट इक्वेशन 2 इन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में a की जगह रख लेते हैं इसको, तो a की जगह रखते हैं 360 माइनस 2b इक्वल में, ये तो b रहेगा ही। 360 इज इक्वल टू, ये b इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा b प्लस 2b। तो 360 इज इक्वल टू 3b। तो b की वैल्यू निकालनी है, तो 360 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 0। b की वैल्यू कितनी आ गई? 120। अभी हमने देखा था जो b है वो a के इक्वल है। अगर b 120 है तो a भी 120 हो जाएगा। बस यहीं पे पुट कर लेंगे इसको, जो हमने भी निकाला। ये x और x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। साथ ही b और a, b हमारा 120 है, a भी 120 हो जाएगा, इज इक्वल टू 360। 2x 120 120 240 इज इक्वल टू 360। ठीक है, आगे देख, 2x की वैल्यू निकालनी है तो 240 इस तरफ चला जाएगा, 360 माइनस 240। सॉल्व करते हैं, 2x माइनस 2x इज इक्वल टू 360 माइनस 240।
तो 2x 360 में से चला 120 बचेगा, x की वैल्यू निकालनी है तो 120/2 हो जाएगा। वैल्यू सॉल्व करते तो x आ जाएगा 60 डिग्री। अब x है कौन, x है हमारा, हमें फाइंड क्या करना था, OAB फाइंड करना था, OAB तो x a ही था हमारा, ठीक है। OAB फाइंड करना है ना, OAB तो a कौन है हमारे पास, x लेट किया था, तो हम लिखते हैं एंगल OAB इज इक्वल टू कितना 60 डिग्री। बस तो हमने किया क्या, यहाँ पे अगर कंफ्यूजन हो रही है तो बता देती हूँ एक बार और। ये तो रिलेशन निकाला था मैंने इन चारों को ले लिया, ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम दिया है तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, तो मैंने इन दोनों को x लेट कर लिया। साथ ही O और B भी एक दूसरे के इक्वल थे, O गिवन था A, B भी गिवन था स्मॉल b, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। मैंने ये वाली वैल्यू a की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से इसको इधर भेज दिया, a की जगह रख दिया, इससे मुझे b की वैल्यू मिल गई। तो जो b की वैल्यू होगी वही a की वैल्यू होगी, क्योंकि एक दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल हैं। बस मैंने 120 एंड 120 दोनों की जगह पुट करा, आंसर आ गया हमारा, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 होता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 में फिगर गिवन है, कह रहे हैं NM पैरेलल है RS के। अगर NM पैरेलल है RS के तो इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल NMR इक्वल हो जाएगा MRS के इक्वल हो जाएगा 29 डिग्री। कैसे, क्योंकि दोनों साइड्स NM पैरेलल है RS के, तो इंटीरियर अपोजिट एंगल से इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या इंटीरियर अल्टरनेट एंगल ये z बन रहा है यहाँ पे, ये रहा। तो ये जो कॉर्नर्स होते हैं एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। थ्योरम क्या लगाएंगे, प्रॉपर्टी क्या लगाएंगे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो ये दोनों तो हमें मिल गए। साथ ही क्वेश्चन में लिखा है कि इसमें RS डायमीटर है, जो गिवन होता है उसका कोई ना कोई यूज़ होता है। तो RS अगर डायमीटर है तो अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूँ तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। कैसे, सर्कल में डायमीटर जो होता है इन दोनों को कहते हैं सेमी सर्कल, तो इन दोनों एंड से निकलने वाला जो लाइन्स होती है ना, जहाँ पे भी मीट करेगी वो 90 डिग्री बनाती है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों की हेल्प से ये फाइंड कर दिया। अगर आपको ये पता है तो आप इस एंगल को फाइंड कर सकते हो। अगर ये फाइंड कर लिया, मैं इसको भी ज्वाइन कर लेती हूँ, ये फाइंड कर लिया तो ये भी निकल जाएगा। कैसे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया है, उसमें ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। सबसे पहले फाइंड करते हैं, लिखते हैं RS डायमीटर है, RS इज डायमीटर, सो RMS एंगल RMS इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ किस में आएंगे हम, इन ट्राइंगल RMS ये किस किस से मिलके बना है, एंगल R प्लस एंगल M प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल R दिया है आपको 29 डिग्री, M दिया है 90 डिग्री, S आपको फाइंड करना है, इज इक्वल टू 180। तो ये हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 119। एंगल S फाइंड करना है 180 डिग्री। एंगल S की वैल्यू आ जाएगी, इसको इस तरह भेजते हैं, माइनस कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 61 डिग्री। तो एंगल S तो निकल गया 61 डिग्री। अब हम लिखते हैं, क्योंकि जो हमारा RSMN है, RSNM इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम, ऑपोजिट एंगल्स का सम इक्वल होता है 180 के। तो यहाँ पे लिखेंगे, प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे सप्लीमेंट्री वाली, ऑपोजिट द सम ऑफ ऑपोजिट एंगल इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब है 180 डिग्री। ओके, NS हो गया, S हमें पता है 61, तो एंगल N फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। 61 इज इक्वल टू 180, तो एंगल N इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 61, तो एंगल N की वैल्यू आ जाएगी 119। तो ये निकल गई हमारी N कौन है यहाँ पे, ये रहा RNM, ये वाली वैल्यू हमें मिल चुकी है। क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना, सबसे पहले फाइंड करना था RNM को, तो हमें RNM मिल गया है। तो लिखते हैं हम यहाँ पे, फर्स्ट एंगल RNM इज इक्वल टू 119 डिग्री, ठीक है। सेकंड हमें क्या फाइंड करना है, सेकंड फाइंड करने को कह रहा है, सेकंड है एंगल NRM ये फाइंड करना है आपको। तो NRM है कहाँ पे, NRM देखो हमें ये मिल गया, ये कितना मिला है 119। क्या ये हमें पता है, ये 29 डिग्री था, 27 था, 29 है। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हमने प्रूव किया था अभी यहाँ पे, ये हमें 29 पता है, ये हमें 119 पता है, ये हम फाइंड कर सकते हैं तीनों एंगल का सम करके। तो लिखते हैं इन एंगल NRM ये फाइंड करना है, तो लिखते हैं ट्राइंगल NRM किसके से मिलकर बना है, एंगल N प्लस एंगल R प्लस एंगल M से, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा 180 के। क्या हमें एंगल N पता है, अभी भी फाइंड किया 119 प्लस R कितना है 29, जो कि हमने ऊपर फाइंड कर लिया था, एंगल हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ये M फाइंड किया हमने, ये M है, M फाइंड किया है 29, एंगल R हमको फाइंड करना है, एंगल R फाइंड करना है। ओके, दोनों को ऐड कर लेते हैं 119, इसको तो हो जाएगा 148 डिग्री, साथ में एंगल R में फाइंड करना है 180 डिग्री। तो एंगल R की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस तरफ चला जाएगा माइनस में, 180 माइनस 148 डिग्री, इसकी वैल्यू आ जाएगी एंगल R की 32 डिग्री। एंगल R है कौन, NRM, तो एंगल NRM हो जाएगा 32 डिग्री। बस तो हमने क्या किया, ज्वाइन कर सकते हैं, आप इसको लिख लेना है, ज्वाइन
एम एस एंड एन आर। वैसे लिखने की ये भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमने क्वेश्चन में जो मांग रहा है ना, हमने उनको ज्वाइन नहीं करना था, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, एन आर एम बोल रहा है, एन आर एम, तो एन आर एम, तो ये तो अपने आप ही ज्वाइन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दूसरा क्या बोला था फर्स्ट वाला, आर एन एम, तो यहीं फाइन करिए हमने ज्वाइन करा है, तो यहाँ पे लिख लेना ज्वाइन एम एस। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 भी होता है हमारा कंप्लीट।